हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रिसर्च के क्या स्टेप्स है, अनुसंधान के सोपान। जो रिसर्च है, शोध है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसमें क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, उसके आधार पर रिसर्च किया जाता है। तो सबसे अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। अनुसंधान की प्रक्रिया कई प्रक्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से पूर्ण होती है। ये क्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। तो अलग अलग जो रिसर्चर है उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग उनके हिसाब से स्टेप्स है। हम एक बेसिक वो देख रहे हैं कि क्या क्या एक रिसर्च में चीज़ें होती है शामिल, उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले शोध विषय का चुनाव। सबसे पहले हमें शोध के क्या सब्जेक्ट होना, रिसर्च किस पर करना है, उस बारे में हमें एक विषय चुना जाता है। क्या समस्या है, मतलब जो समस्या है, रिसर्च उसी चीज़ पे होगी जहाँ आपको किसी चीज़ की कमी है या कोई प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले विषय का चुनाव होता है। अब जैसे अगर कोई स्टूडेंट ही है, अगर कुछ रिसर्च करना चाहता है ना, मतलब उसके पीएचडी के लिए कोई टॉपिक्स ढूंढ रहा है, तो उसमें उसने मान लीजिए कि उसका एक टॉपिक लिया है, तो यहाँ पर जैसे प्रदूषण और स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव है, या कोई भी ऐसा टॉपिक उसने लिया, तो यहाँ उसने निर्णय लिया एक कि मैं किस विषय पर अपना रिसर्च करूँगा। ठीक है, तो यहाँ ये एक फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होगा कि जहाँ पे विषय चुनने का चरण होता है। ठीक है, जिससे पूरे रिसर्च का फोकस तय होता है कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है, दूसरा है शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण। अब जो टॉपिक ढूंढ लिया है ना, जो टॉपिक हमने रिसर्च किया है के लिए लिया है, तो जो टॉपिक हमने चूज किया सबसे पहले स्टेप में कि क्या सब्जेक्ट लिया है, तो उस पर पहले तो सर्वेक्षण किया जाएगा। जैसे जो ऑलरेडी हमने टॉपिक, जैसे टॉपिक जो चुना है उस पर पहले भी शोध हो चुके हैं ना, शोध का, तो पहले उनका अध्ययन करेंगे। उससे पता करेंगे, जैसे हमने भी लिया था कि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव, प्रदूषण का इसका प्रभाव। ठीक है, तो ये टॉपिक लिया था, तो इस पर पहले भी शोध जो हुए हैं उन शोधों का अध्ययन किया करना होगा। और उसके बाद जो पहले से प्रदूषण पर जो उनका इफेक्ट जो पड़ रहा है, उस शोध को देखते हुए हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस शोध से हमें क्या क्या हमारी मतलब उसकी स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है, उपलब्ध हुई है, उसको पहले देखेंगे कि ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें इससे हमें क्या क्या साबित हो चुकी, क्या क्या रिसर्च हो चुका है, उस पर क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इस बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरा है संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो किताबें लिखी गई हैं उस पे, इस संबंध में जो हमने टॉपिक लिया है ना, क्या शोध पत्र हुए हैं, जो भी लेख है, उन सबको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और उनको विस्तृत, ताकि क्या शोधकर्ता को पहले से किए गए कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ठीक, इसलिए उनको इकट्ठा करेंगे। फिर है समस्या को परिभाषित या निर्मित करना। जैसे इसको सटीक रूप से परिभाषित करना कि एग्जैक्ट हमें क्या चाहिए। जैसे शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये हमने एक सटीक एक वो देख लिया कि हमको इस दिशा में काम करना, तो ये हमारी अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के तत्वों का विभेदीकरण व रूपरेखा निर्माण। तो हमने जो सटीक हमारा जो रूप से हमारी समस्या को परिभाषित किया, हमारा मेन उद्देश्य रिसर्च करने का उद्देश्य था कि स्वास्थ्य टॉपिक जो था हमारा, कि प्रदूषण और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले क्या प्रभाव है, उसको हमने सटीक रूप से, कि हमें उसमें भी किस क्षेत्र में सटीक रूप से परिभाषित किया कि किस चीज को ढूंढना है। तो हमने उसमें भी हमने एक वो करा कि शहरी क्षेत्रों में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसका बच्चों के श्वसन स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस
उसको दिशा दी हमने अनुसंधान के। अब इसका विभेदीकरण करना, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको तत्वों का विभेदीकरण व रूपरेखा निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम मुख्य घटकों का चयन करेंगे, जैसे वायु प्रदूषण के घटक के बारे में देखेंगे, बच्चों का श्वसन स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में देखेंगे, शहरी क्षेत्र, तो ये से हमने उसको अलग अलग उसमें विभेद कर, मतलब टुकड़ों में उनको देखा है। इन तत्वों के आधार पर ही अनुसंधान की योजना तैयार की जाती है कि हमको इन कंटेक्स्ट में हमारे रिसर्च के जो है रूपरेखा है, जो सिनॉप्सिस है, वो बनाने हैं। आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण, है ना। जैसे इसमें ये देखेंगे कि जो वायु प्रदूषण है और जो श्वसन संबंधी समस्या है, उनके बीच किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो उच्च स्तर है और अस्थमा के मामलों में वृद्धि के बीच क्या संबंध हो सकता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, उसका जो हाई लेवल हो रहा है, और जो अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, वो जो ऐसे मामले में वृद्धि हो रही है, तो क्या इनमें के बीच संबंध है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलेटेड है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है और अस्थमा के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में संबंध है। तो यहाँ पर हम उनके बीच के संबंध को देखेंगे, है ना। उन जो हमारे पास ऑलरेडी जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास डाटा है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके बीच हम उसके संबंधों का ध्यान रखेंगे। समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण। तो समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण, तो यहाँ क्या करेंगे कि जैसे बच्चों के जो स्वास्थ्य से रिलेटेड और प्रदूषण से स्तर के जो लेवल है, उससे संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। फिर इस संग्रह के माध्यम से फिर ये जो हमने कलेक्ट किया है, इस पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से फिर इसके बाद ये देखेंगे कि क्या जहाँ जो क्षेत्र अधिक प्रदूषित है, जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण है, वहाँ क्या बच्चों की श्वसन समस्याएं अधिक है। जहाँ कम है, मतलब हमने अलग अलग जगह के आंकड़े इकट्ठे करें, ये देखेंगे कि अगर प्रदूषण का लेवल ज्यादा है तो बच्चों की श्वसन समस्याएं भी अधिक है। जहाँ प्रदूषण का लेवल कम है, वहाँ उनका जो श्वसन समस्याएं वो भी कम है। तो इससे थोड़ा अनुमान, मतलब ये निर्धारित किया जाएगा उन आंकड़ों के माध्यम से कि हाँ, प्रदूषण ही इसका कारण है क्या। ठीक है, फिर है वांछित आंकड़ों तथा प्रमाणों की उपलब्धता, क्लस्टर के अनुसार अनुमान लगाना। वांछित आंकड़ों तथा प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना इसमें। तो जैसे अब ऑलरेडी जैसे सरकारी विभाग है, स्वास्थ्य संगठन, प्रदूषण जो स्टैंडर्ड है निर्धारित करने वाली जो संस्थान है, उनसे ना आवश्यक क्या करेंगे, डाटा प्राप्त करेंगे, और फिर अनुमान लगाया जाएगा कि क्या ये आंकड़े उपलब्ध है, रियल में है या नहीं है। ये जो डाटा है ये रियल में विद्यमान है या नहीं है, इसके बारे में देखा जाएगा। समस्या के समाधान की जांच करना, है ना। तो ये फिर है कि ये जांच करेंगे कि क्या पहले से उपलब्ध समाधान पर्याप्त है, क्या जो ऑलरेडी हमने रेमेडीज निकाली है, जो भी इसके सॉल्यूशन निकाले हैं, वो क्या पर्याप्त है, या कुछ नया समाधान प्रस्तावित किया जा सकता है कि इसके लिए और बेहतर कुछ नया हम आइडिया ला सकते, कुछ नया कुछ ला सकते हैं जिससे ये ज्यादा गुणवत्ता वाली चीज हो, है ना। तो जैसे वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किसी नई तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, मतलब इम्प्रूवमेंट और अच्छा इम्प्रूवमेंट आए, ऐसे हमारे पास क्या हम नया सॉल्यूशन ला सकते हैं कि ऑलरेडी से जो है हमने जो रिसर्च करके या जो हमने उसके लाए थे रेमेडीज वगैरह, या तो वो ऑलरेडी क्या सफिशिएंट है क्या इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो इस पर भी ध्यान दिया, इसका रिसर्च करेंगे। फिर है आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन करना। फिर क्या करेंगे कि अलग अलग जो जैसे वायु प्रदूषण के स्तर और बच्चों की स्वास्थ्य से जो स्थिति से जुड़े आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, डेटा संग्रह करेंगे अलग अलग चरण पर, मतलब अलग अलग जगह से हम उसको इकट्ठा करेंगे। फिर आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना, तो ये जो हमने कलेक्टेड जो
डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उनको क्या करेंगे, या तो टेबल्स बना के या फिर ग्राफ्स बनाकर व्यवस्थित करेंगे ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके ना। और जैसे हर साल का स्तर वाला हम कुछ ऐसा जैसे ग्राफ बनाया जिसमें हर ईयर का ग्राफ शो हो रहा है, ऊपर नीचे जो भी है ना। उसके साथ उसके रिलेशन जो प्रदूषण का स्तर बदल रहा है, श्वसन रोगों के मामलों में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये ग्राफ में दर्शाया ताकि इसका विश्लेषण करने में आसान हो। फिर आंकड़ों तथा प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचन करना। फिर हमने अब उसको क्या व्यवस्थित तो जमा लिया, टेबल है ना, टेबल में बना लिया, ग्राफ में डाल लिया। अब उसका एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि जो सांख्यिकी जो स्टेटिक्स है उसके संबंधों का विश्लेषण करेंगे, है ना। प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच स्टेटिक संबंधों का विश्लेषण करना और ये देखना कि प्रदूषण में वृद्धि मतलब जो होती जा रही है उसके साथ क्या श्वसन संबंधी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है क्या। इस प्रकार से फिर विश्लेषण किया जाएगा, उसका जांच की जाएगी। फिर है विवेचना प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना, है ना। अब हमने जो शोध से जो निष्कर्ष निकाला है ना, निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से क्या उसके जो आंकड़े फिर उसको व्यवस्थित कर लेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्या किया, उसको व्यवस्थित टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में कर लिया है। फिर उसके आधार पे फिर हमने उसको स्टेटिक्स का यूज करते हुए हमने उसका जो रिसर्च का मतलब संबंध विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करने के बाद जो डाटा निकाले हमने ना, विश्लेषण के आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं और तो उनको फिर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, आंकड़ों को उनको व्यवस्थित करना, ठीक है। फिर जैसे प्रदूषण के विशिष्ट स्तरों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में होने वाले बदलाव को एक चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये उसको फिर निष्कर्ष को भी एक व्यवस्थित रूप में करा है। फिर नेक्स्ट उद्धरणों तथा संदर्भों का चयन एवं प्रयोग करना, है ना। तो जो ऑलरेडी जो शोधकर्ता या संगठन पहले ही इस क्षेत्र में जो काम कर चुके होते हैं, तो उनके जो उदाहरण, उन्होंने जो रेफरेंस यूज किए उन चीजों को, मतलब ऑलरेडी जो डाटा है उनको अगर यूज कर रहे हैं तो उन संदर्भों का उपयोग करना, ताकि क्या, हाँ ये ऐसा, इसकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है। उसको यूज करेंगे ऑलरेडी जो काम किया गया है संस्थाओं द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा, तो उनका रेफरेंस लेते हैं, उनको भी बताया जाता है, तो इससे अपने अनुसंधान की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। तो जो अनुसंधान है उसकी रिपोर्ट बनाना, थीसिस का जो प्रारूप है वो तय करना। तो रिपोर्ट से फिर स्पष्ट होगा कि सही तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि क्या जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसको आसानी से अनुसंधान के परिणाम समझ में आ सके, ठीक है। फिर अध्ययन समस्या का निर्धारण। तो ये तय करना कि शोध किस दिशा में जा रहा है, क्या नई बातें सामने आ रही है क्या, है ना। तो इससे जैसे वो हमने जो उदाहरण लिया था कि प्रदूषण के जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, श्वसन पर। तो ये देखना कि प्रदूषण के कुछ विशिष्ट तत्व जो बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ हमें नई जानकारी मिल रही है क्या, ना। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। शोध प्रारूप तय करना। तो जो अनुसंधान के लिए हमने जो भी पद्धति उपयोग करी है, जो भी तकनीक तय करना है हमें, मतलब पद्धति उपयोग करना है हमें, उसकी तकनीक तय करना है, तो वो पहले से ही मतलब उसका प्रारूप डिसाइड किया जाएगा कि इसको साक्षात्कार के रूप में लेना है, मतलब सर्वे के रूप में करना है, या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करना है। तो ये हम ऐसे शोध का प्रारूप तय करेंगे। निर्देशन की योजना। ये तय करना कि जैसे अनुसंधान के लिए किन लोगों का या स्थानों का चयन किया जाए, है ना। तो ये चीज इसमें देखा जाएगा कि एक निर्देशन की कि किन लोगों पे किया जाए, किन स्थानों पे किया जाए, तो इसका चयन किया जाता है। आंकड़ों का संकलन और आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये एक सामूहिक रूप से जो है कि जनरली सब अलग अलग जो विधिवेत्ता हैं जिन्होंने ये
परिभाषित किया है, जिन्होंने ये रिसर्च के बारे में जो भी ज्ञान अपना बताया है, तो उनके हिसाब से अलग अलग स्टेप्स बताई गई है। ये हमने एक पूरा एक एकीकृत रूप में पढ़ा है कि ये इसमें जनरली शामिल किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जो लोगों के द्वारा इसमें निर्धारित किया गया है वो अलग अलग तरीके से परिभाषित है। अब जैसे CR कोठारी के अनुसार शोध, उन्होंने बताया कि सबसे पहले शोध समस्या का निर्धारण किया जाएगा, गहन साहित्य सर्वेक्षण किया जाएगा, जो ऑलरेडी से साहित्य है उस पर जो उस टॉपिक पे बना हुआ है उसे पढ़ा जाएगा, परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, है ना, एक डिजाइन तैयार की जाएगी कि किस प्रकार का सोच विचार किया है, शोध प्रारूप का निर्माण, निर्देशन, प्रारूप निर्धारण, आंकड़ा संकलन किया जाएगा, प्रोजेक्ट का संपादन किया जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, है ना, परिकल्पनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, सामान्यीकरण और विवेचन, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और परिणामों का प्रस्तुतिकरण या निष्कर्षों का औपचारिक लेखन। ये सब एक CR कोठारी के अनुसार बताया गया है कि एक रिसर्च में ये चीजें शामिल होती है। तो इन सबको पढ़ते हुए हम बेसिकली सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। तो सबसे पहला है समस्या का चयन और निर्धारण करना। तो सबसे पहले कि हमें जिस चीज में अनुसंधान करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस समस्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई समस्या होगी तभी हम उसका निदान निकालने के लिए उसके आगे फर्दर काम करेंगे। उसके लिए हम नई नई तकनीक, नई नई शोध वर्क करेंगे। ठीक है, तो समस्या का चयन और निर्धारण करना। तो अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है और समस्या से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हमने अभी प्रदूषण से रिलेटेड जो एग्जाम्पल लिया था उसी को देखते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले शोधकर्ता क्या करेगा, समस्या की पहचान करेगा। तो सबसे पहले वो जो शहर में वायु प्रदूषण जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी, जो श्वसन संबंधी जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है क्या, तो ये हमारी समस्या हुआ। अब इस समस्या के आधार पर ही क्या होगा, अनुसंधान का उद्देश्य तय होगा, है ना, जिसमें संबंधित सभी चरों को, जैसे प्रदूषण का स्तर क्या, बच्चों की श्वसन संबंधी समस्याएं, इन सबका अलग अलग चरों के हिसाब से इनका अध्ययन किया जाएगा। फिर परिकल्पना का निर्माण ना, तो मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, समस्या की पहचान के बाद उसके सभी संभावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है। यह शोध के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के बाद परिकल्पना के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है। मतलब जब समस्या मिल गई है तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, संभावित समाधान के बारे में परिकल्पना बनाएगी, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा। जैसे जो उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में जो श्वसन संबंधी समस्या की क्या दर अधिक है, इस बारे में देखा गया है ना। तो यहाँ पर ये परिकल्पना की जाएगी कि मतलब अनुसंधान का आधार बन जाएगा वो कि ये जहाँ पर उच्च प्रदूषण ज्यादा है तो वहां पर बच्चों की श्वसन संबंधी समस्याएं की दर भी अधिक होती है। तो एक परिकल्पना हो जाती है, ये एक अनुसंधान का आधार बन जाता है। फिर इसको विभिन्न तरीके से परीक्षण किया जाएगा। शोध अभिकल्प का विकास, रिसर्च डिजाइन बनाया जाएगा। तो परिकल्पनाओं के रूप में समस्या के सुझाव, समाधान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके शोध विधि तथा प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का प्रेक्षण किया जाता है। इसमें आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाया जाता है। अनुसंधान के अभिकल्प के बारे में आगे भी हमने विस्तार से बताया है। तो यहाँ पर सीधा से ये होगा कि जब यहाँ पे शोधकर्ता ये तय करेगा कि अब हमको डाटा कैसे एकत्र करना है ना, और किस प्रकार का अध्ययन किया जाना है ना। जैसे जैसे अगर वो सर्वेक्षण डिजाइन उसने डिजाइन करता है, वो एक मतलब है ना, और उसमें जैसे शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रदूषण स्तरों का अध्ययन किया जाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे।
तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, सैंपल साइज, डेटा संग्रहण की, क्या डेटा जो कलेक्ट करना है उसकी क्या विधि यूज करनी है, जैसे सर्वे करना हो, साक्षात्कार करना हो, या सरकारी डेटा से लेना है, तो इस बारे में डेटा संग्रहण की विधि डिसाइड की जाएगी, है ना। फिर विश्लेषण की योजना तय की जाती है कि विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना है। तो सीधा सा यहाँ पे कि जो डेटा अगर जो हम एकत्र कर रहे हैं वो कैसे करना है और उसका अध्ययन भी किस प्रकार किया जाना है, वो एक शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प के तहत डिसाइड किया जाता है। फिर आंकड़ों प्रदत्तों का एकीकरण और संग्रहण, परिकल्पना से संबंधित प्रदत्तों आंकड़ों का संग्रहण करना। अब हमने डिसाइड कर लिया कि वो कैसे एकत्र करना है, कि उसका किस प्रकार अध्ययन करना है, तो अब उसको क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, इकट्ठा डाटा का कलेक्शन किया जाएगा ना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि प्रदूषण से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी वो इकट्ठी की जाएगी। फिर ये जो जानकारी है जैसे स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल या जहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं ना, वायु गुणवत्ता मापक उपकरण से प्राप्त की जाती है, ठीक है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, डाटा एनालिसिस, आंकड़ों व तथ्यों के विश्लेषण करने से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जिसके आधार पर निर्णय होता है, और आंकड़ों के विश्लेषण करने से परिणामों की व्याख्या की जाती है। अब जो एकत्रित डाटा है ना उसको विश्लेषण किया जाता है ताकि क्या पता चल सके कि प्रदूषण और बच्चों के जो स्वास्थ्य संबंधी जो कोई अगर है कोई संबंध है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए, है ना। इसको सांख्यिकी तौर से देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। फिर उच्च प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में श्वसन संबंधी समस्या के मामलों में वृद्धि हो रही है या नहीं, तो इसे कंपैरिजन किया जाएगा, तो इसका विश्लेषण किया जाएगा इस प्रकार। और फिर इन विश्लेषणों के जो निष्कर्ष निकाला जाएगा उसके विश्लेषण किया जाएगा, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, और इस प्रकार हम उस समस्या के समाधान के लिए निर्णय लेंगे। फिर सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना, तो आंकड़ों के विश्लेषण की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम और सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। फिर क्योंकि अब वो जो निष्कर्ष निकलता है जो, तो वो एक सिद्धांत के रूप में यूज में आता है। जैसे अध्ययन से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक है वहां बच्चों में श्वसन रोगों की दर अधिक होती है। तो ये सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है यहाँ पर कि जो वायु प्रदूषण जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस निष्कर्ष के आधार पर क्या है कि अन्य क्षेत्र या समूहों पर भी लागू किया जा सकता है और इससे नीतियों के निर्माण में मदद मिल सकती है। मतलब एक जनरल सिद्धांत यहाँ पर क्रिएट हो गया कि जो जहाँ पर वायु प्रदूषण ज्यादा है जिस एरिया में, उस एरिया में बच्चों की श्वसन संबंधी जो रोग है वो ज्यादा है ना। तो ये एक सिद्धांत बन गया, उस सिद्धांत के आधार पर हम दूसरे क्षेत्रों में भी सिद्धांत को अप्लाई करके वहां पे भी वैसी नीति निर्माण कर सकते हैं, ऐसे मेजर्स, इफेक्टिव मेजर लगा सकते हैं जो इसको कंट्रोल करने में उपयोगी होगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जो ये पूरी हमने अनुसंधान की जो रिसर्च की प्रक्रिया देखी है वो सारे जो स्टेप्स है वन बाय स्टेप, ये पूरा फॉलो होकर हमें एक तार्किक रूप से एक समस्या के समाधान के लिए मतलब एक हल मिलता है। एक इस तरीके से एक रिसर्च काम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।